जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम मज़ेदार तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों यह महात्मा गांधी जी की जो एक इंपॉर्टेंट पुस्तक थी यहाँ तक की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखा था और जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया था अमर समान बांग्ला गीत के बारे में दोस्तों, इन सब चीज़ों को दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ा था। आज हम दोस्तों अलग अलग लेखक लेखिकाओं के जो पुस्तक रहे हैं जिनसे हर एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, तो आज दोस्तों हम उसको देखने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल से अभी जुड़े होंगे, जो लोग नए लोग चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों, वो सब क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को एक सीक्वेंस से एक क्रम से देखेंगे, क्योंकि आप सब जानते रहे दोस्तों हम जो मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री के लेक्चर है दोस्तों, यह आपको कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, आपको सब कुछ अच्छे से तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एक सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है। तो आप चीज़ों को दोस्तों एक सीक्वेंस में देखेंगे, एक क्रम से देखेंगे, क्रमागत रूप से देखेंगे, तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से क्या कर पाएंगे, चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे, चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे, क्योंकि आपको पार्ट वाइज जो दोस्तों चीज़ें क्या किया जा रहा है, अच्छे से समझाया जा रहा है। आपको वही चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाया जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट, जिससे एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, सवाल आते रहते हैं, जिनसे क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन बनते रहते हैं। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों कि अगर आप जो लोग दोस्तों क्या करेंगे, जो लोग रेगुलर क्लास को देख रहे होंगे वो सब क्या करते रहेंगे दोस्तों, वो सब बस रिवीजन करते रहेंगे और अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तक है और उस पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है उनके बारे में हम देखने वाले। तो आप सब अब क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधाजनक हो। तो आप देखिए दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कुछ पुस्तक हैं जो अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं, और देखते हैं कि इनसे किस तरह से क्वेश्चन बने या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब आप ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, अपना पेन उठा लीजिएगा, पेपर उठा लीजिएगा, या आपकी जो भी कॉपी है आप चीज़ों को नोट डाउन भी करते चले ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने दोस्तों गांधी जी की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक के बारे में हम देखने वाले थे। देखिए दोस्तों, उस पुस्तक का क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। या क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यह पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक दोस्तों किसकी है, महात्मा गांधी जी की है। तो देखिए ये इस पुस्तक को क्या बोला जाता है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी दोस्तों मेरा जो सत्य के साथ जो मेरा प्रयोग हुआ है दोस्तों, उस पुस्तक की बात करिए कि यह पुस्तक किसका दोस्तों, यह पुस्तक है दोस्तों गांधी जी की। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों गांधी जी सत्य हुआ, ट्रुथ हुआ, अहिंसा हुआ दोस्तों, इन सब बातों पे बहुत जोर देते थे। तो इसलिए क्वेश्चन को आप तो आसानी से कर पाएंगे, अगर थोड़ा सा भी आप गांधी जी के बारे में पढ़े होंगे तो आप याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ यानी सत्य का साथ मेरे प्रयोग, पुस्तक किसकी है दोस्तों, तो यह पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह पुस्तक है गांधी जी की। अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पुस्तक है वह क्या है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन आए दोस्तों कि इंडिया फॉर इंडियंस, यह पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक है दोस्तों सी आर दास यानी चित्तरंजन दास की। यहाँ किसकी बात हो रही है दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस, यानी यह पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिया फॉर इंडियंस। अब पूछा जाए दोस्तों यह पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह है सी आर दास की यानी चित्तरंजन दास की। अब हम बात करने वाले दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पुस्तक है या जो नेक्स्ट बुक्स है वह क्या है, देखिए वह है दोस्तों लिविंग एन एरा। यह पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह पुस्तक है डीपी मिश्रा की। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, आप याद रखेंगे कि लिविंग एन एरा। लिविंग एन एरा पुस्तक किसकी है दोस्तों, वह है डीपी मिश्र की पुस्तक है दोस्तों, डीपी मिश्र की पुस्तक। और जो नेक्स्ट पुस्तक और क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यह पुस्तक किसकी है, तो देखिए यह है क्या दोस्तों, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। यह पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह पुस्तक है अरविंद घोष की। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, पुस्तक का नाम है फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। यह पुस्तक किसकी है, पुस्तक है अरविंद घोष की। देखिए दोस्तों यहाँ आपको जो पुस्तक पढ़ाया जा रहा है, जो पुस्तक के लेखक या लेखिका का नाम बताया जा रहा है, देखिए ये कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स नहीं है। और मॉडर्न इंडिया का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे या क्वेश्चन अगर आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखे होंगे दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप देखेंगे दोस्तों आपसे सीधे क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से पुस्तक के रचयिता कौन है या इसके लेखक लेखिका कौन है। तो यह चीज़ों आपको रटनी पड़ती है। आप कई बार जब इस चीज़ को पढ़ेंगे, बार बार चीज़ों को लिखेंगे कि लिविंग एंड एरा पुस्तक किसकी है, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसकी, जब इसको आप बार बार देखेंगे तो यह चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगी। तो यह कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स नहीं है, तो इसलिए दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको बस ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को आपको जो बताया जा रहा है आप नाम सुनेंगे पुस्तक के और लेखक के नाम सुनेंगे, और आप जैसे ही सुनते जाएंगे दोस्तों वैसे
वैसे क्या करते रहेंगे, अपना नोट्स भी बनाते रहेंगे और आप कहीं दीवार के सामने चिपका लेंगे, 5-6 बार आप देखते रहेंगे तो यह चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगी। तो आपने भी देखा दोस्तों, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह है अरविंद घोष की। देखिए पुस्तकें बहुत है मॉडर्न इंडिया में, इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं कि सब तो आपके लिए सुटेबल नहीं है याद करना। आप चाहेंगे भी तो आप सबकी सब पुस्तकों को याद नहीं रख सकते, आप सबको याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको खाली पुस्तक ही तो पढ़नी ही नहीं है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिन और जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं, जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनकी पुस्तकें तो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सब सवाल क्या होता है ना दोस्तों, वो यह अक्सर पूछा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक्स भी होती हैं, लेकिन उनके राइटर देखेंगे आप उतने इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब उनका फ्रीडम फाइट मतलब देखेंगे तो उतना योगदान नहीं रहा है, लेकिन उनकी पुस्तक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे ऐसे चीज़ों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों, हमारा जो नई अगली पुस्तक है वह क्या है, वह है दोस्तों कि मैं अनीश्वरवादी क्या हूं। यह पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह है भगत सिंह की। अब इस पुस्तक को तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप याद रखेंगे, और कई लोगों को दोस्तों यह पता भी होगा कि ये आप क्या कहते हैं। देखिए भगत सिंह ने क्या कहा था कि मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं, कि मतलब मैं ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं करता हूं। इसके बारे में दोस्तों इन्होंने कहाँ लिखा था, इस पुस्तक में बताया था। यह तो इसलिए याद रखेंगे, पुस्तक किसकी है, भगत सिंह की है, कि मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारा अगली पुस्तक वह क्या है, वह है मदर इंडिया। तो मदर इंडिया पुस्तक किसकी दोस्तों है, यह है दोस्तों लेडी कैथरीन मेयो की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि मदर इंडिया पुस्तक किसकी है, तो मदर इंडिया पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह है लेडी कैथरीन मेयो की है। अब इसी तरह दोस्तों जो अगली पुस्तक है, वो अगली पुस्तक क्या है, देखिए आप उसको भी याद रखेंगे। देखिए एक पुस्तक है दोस्तों, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो यह पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह पुस्तक है दोस्तों, यह है राम मनोहर लोहिया जी की है। यानी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, पुस्तक का नाम है दोस्तों गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो यह पुस्तक किसकी है, यह है राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है। अब हमारी जो अगली पुस्तक है वह क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों फ्रीडम एट मिडनाइट। यह किसकी है, यह है डोमिनिक लेपियर की पुस्तक है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक है दोस्तों डोमिनिक लेपियर की पुस्तकें है यह। और दोस्तों क्या पुस्तक है, आप उसको भी देखिए। वह पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ दिया है दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इसमें नाम किसका आ रहा है, एंड लैरी कॉलिंस WA फेयर सर्विस। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से मेरे से मिस्टेक्स हो गया है, वो क्या हो गया, देखिए आपको अभी जो बताया गया दोस्तों फ्रीडम एट मिडनाइट, तो यह पुस्तक दो लोगों की दोस्तों सम्मिलित रूप से, वह दो लोग कौन दोस्तों, उसमें आता है डोमिनिक लेपियर एवं लैरी कॉलिंस। यह दोनों दोस्तों इसी पुस्तक से जुड़े हुए हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट से दोस्तों। तो अब इससे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो उसके लिए दोस्तों क्षमा चाहता हूं। तो आप इसको अब सही कर लीजिएगा कि फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक किसकी है। इसमें दो लोगों का योगदान है दोस्तों, एक थे डोमिनिक लेपियर, एक तो दोस्तों लैरी कॉलिंस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह है WA फेयर सर्विस की, यानी द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा यह जो लेक्चर है हिस्ट्री का, यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, या आप दोस्तों वनडे के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप IAS की सर्विस की तैयारी कर रहे हो, UP PCS की कर रहे हो, या आप दोस्तों अभी आप देख रहे हैं दोस्तों EPFO की वैकेंसी आई है UPSC के अंदर, जो कि एक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। तो आप अगर दोस्तों इसकी भी तैयारी कर रहे होंगे तो उस भी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं दोस्तों, लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आधुनिक भारत से यानी हिस्ट्री के जो मॉडर्न इंडिया का सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप चीज़ों को एक सीक्वेंस से भी देखेंगे और चीज़ों को एकदम नियमता देखेंगे, चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहेंगे और रिवाइज भी करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, और हम इसी क्रम में जो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक रह जाते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो हम इसको फिर से इरेज कर देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधाजनक हो। तो चलिए दोस्तों, अब आप उन पुस्तकों को भी अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों आपने यहां तक की चीजों को तो देख लिया अच्छे से कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया पुस्तक किसकी है। ये आपको अभी बताया गया कि WA फेयर सर्विस की। और यहाँ पर जो हमसे गलती हो गई थी दोस्तों कि फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक किसकी है, तो इसमें दो लोगों का योगदान था, डोमिनिक लेपियर एंड दोस्तों लैरी कॉलिंस की। अब हम दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि यह किसकी है और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि दुर्गेश नंदिनी पुस्तक किसकी है, तो यह किसकी है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी की। यानी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम क्या है, वह है दोस्तों दुर्गेश नंदिनी। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि
इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक किसकी है दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद की। यानी अबुल कलाम आज़ाद जो दोस्तों उनकी पुस्तक का नाम क्या है? उनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि श्रीमद् भगवत गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? तो यह पुस्तक लिखा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि जो श्रीमद् भगवत गीता रहस्य नाम पुस्तक है किसकी है? तिलक की। आप याद रखिएगा दोस्तों यह जेल में रहने के दौरान इन्होंने लिखा था। आप इसको अच्छे से याद रखेगा। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि तिलक जी ने ऐसी कौन सी पुस्तक जेल में रहने के दौरान लिखी थी, तो वह थी दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता रहस्य नाम की पुस्तक इन्होंने दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने, जब यह दोस्तों जेल में कैद थे उस दौरान दोस्तों इन्होंने यह पुस्तक लिखा था। और आप दोस्तों याद रखिएगा जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी है दोस्तों? यह पुस्तक है लाला लाजपत राय की है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी है, तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी है दोस्तों? वह है लाला लाजपत राय की है। और अगला पुस्तक क्या है दोस्तों? वह है कि बापू माई मदर। तो बापू माई मदर पुस्तक किसकी है दोस्तों? वह है मनु बहन की है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि बापू माई मदर पुस्तक किसकी है? तो बापू माई मदर पुस्तक किसकी है दोस्तों? वह है मनु बहन की। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि मनु बहन के ऊपर एक स्टार लगा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो अभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा दोस्तों कि मनु बहन के ऊपर यह स्टार क्यों लगाएगा। अभी आप यहाँ याद रखिएगा कि यह पुस्तक किसकी है? बापू माई मदर। यह पुस्तक है दोस्तों मनु बहन की है पुस्तक। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, यह भी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक किसने लिखा था? तो यह पुस्तक है दोस्तों राजा राम मोहन राय की है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम क्या है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। मुझे पता है दोस्तों कि आप सबको इस टॉपिक को पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यह चीज़ें दोस्तों रटने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि आप चीज़ों को बस सुनते रहिएगा और क्या करते रहेंगे, आप साथ साथ लिखते भी रहिएगा। आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका दोस्तों जो फोकस होगा, कंसंट्रेशन जो होगा वो बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि यह दोस्तों आपको लिए याद करनी ज़रूरत है। और ऐसी चीज़ें हैं ना जिनसे आपको सीधे सीधे नंबर मिल जाता है अगर आप इनको याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम इसमें दोस्तों तुक्का भी काम नहीं आता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ती है, कुछ चीज़ें होती कॉन्सेप्चुअल होती है जो आपकी समझ के हिसाब से आप गेस करते हैं कि यार ये हो सकता है, तो आपका वहाँ तुक्का काम कर जाता है। लेकिन ऐसी चीज़ों में क्या होता है दोस्तों, तुक्का भी काम नहीं आता है। अब हम अगली पुस्तक की बात करें दोस्तों कि इंडियन मुसलमान पुस्तक किसकी थी? तो यह पुस्तक किसकी थी दोस्तों? W.W. हंटर की। तो आप याद रखिएगा दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि W.W. हंटर की पुस्तक का नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों यह था तो अंग्रेज, लेकिन इसने पुस्तक क्या लिखा था? इंडियन मुसलमान। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों W.W. हंटर कौन था? एक अंग्रेज था, लेकिन इसने पुस्तक जो लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? इंडियन मुसलमान, यानी इंडियन मुस्लिम्स के बारे में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, यानी भारतीय मुसलमान के बारे में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? पुस्तक को लिखा था। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? यह लिखा था दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने। तो अब यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है। सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे कि इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखा था? तो यह लिखा था दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने। और इसने दोस्तों भारतीय अशांति यानी इंडियन अनरेस्ट का जनक किसको बताया था? इसने किसको कहा था दोस्तों? तिलक जी को, यानी बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों इसने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था अपनी इस पुस्तक में, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में। इसी के लिए दोस्तों तिलक जी क्या कह गए थे? इस पर मुकदमा करने के लिए दोस्तों कहाँ गए थे? इंग्लैंड भी चले गए थे। तो आप दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन सिरोल ने किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। तो इसलिए इसकी पुस्तक का नाम, वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? वह है इंडियन अनरेस्ट। अब हम अगली पुस्तक की हम बात करें द इंडियन स्ट्रगल। दोस्तों यह पुस्तक किसकी है? तो यह है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की है। तो आप यह क्या याद रखेंगे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए द इंडियन स्ट्रगल, तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है दोस्तों? यह है सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल। अगली पुस्तक क्या है दोस्तों, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए वह है दोस्तों टुवर्ड्स स्ट्रगल। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक है दोस्तों जयप्रकाश नारायण की है। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टुवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, तो टुवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक किसकी है दोस्तों? वह है जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है। और क्या हमको याद रखना है दोस्तों, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी है? तो स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी दोस्तों है? वह ह्यूग टोए की है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों ह्यूग टोए की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों स्प्रिंगिंग टाइगर, इनकी पुस्तक का नाम है।
और दोस्तों अगर हमको क्या याद रखना है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक दोस्तों है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों है इंडिया डिवाइडेड। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड किसी पुस्तक का नाम है, वह है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है। अब क्या और क्या आपको याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है कि कैप्टिव लेडी किसकी पुस्तक का नाम है, तो यह नाम है दोस्तों माइकल मधुसूदन दत्त की पुस्तक का नाम है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि माइकल मधुसूदन दत्त की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का देखिए दोस्तों नाम क्या है, वह है कैप्टिव लेडी। तो आप दोस्तों ऐसे क्या करेंगे, ऐसे इसी तरह दोस्तों आप क्या कर लेंगे, एक चार्ट बना देंगे। आप इधर लिख लेंगे लेखक और इधर लिख लेंगे दोस्तों पुस्तक, और आप इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, दीवार के सामने चिपका लेंगे। और रोज दोस्तों क्या रहेंगे, 2-4 पुस्तक जितना आपको सुविधा हो आप याद करते रहेंगे, उसको सुबह से लेकर शाम तक रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों सारी पुस्तक का नाम याद हो जाएगा। मैंने खुद ऐसे ही किया है दोस्तों, हमको भी शुरुआत में पढ़ते समय सारी पुस्तकें थोड़ी ना याद हो जाती थी, तो मैं भी क्या करता था, सारी पुस्तकों का एक चार्ट बना लिया था। चार्ट बनाने के बाद दोस्तों डेली 1 पुस्तक, 2 पुस्तक, 3 पुस्तक, 4 पुस्तक, जितनी मुझे समझ में आती थी, जितना मुझे टाइम मिलता था, उस हिसाब से दोस्तों मैं पुस्तकें याद करता गया। तो एक समय में क्या हो गया दोस्तों, मुझे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पुस्तक थी जिनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, तो वह चीज़ें हमको क्या हो गई दोस्तों, याद हो गई। तो आप भी ऐसे क्या करेंगे, दीवार के सामने इसको चिपका लेंगे। अब हम देखने वाले दोस्तों जो हमारी अगली पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो देखिए द ब्रोकन विंग। तो द ब्रोकन विंग पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह है सरोजनी नायडू की। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों कि सरोजनी नायडू की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों द ब्रोकन विंग। और आप यहां जितने भी पुस्तकों का नाम देख रहे हैं दोस्तों, यह सब के सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इस तरह के दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन एग्जामों में आते भी रहते हैं। तो आप अच्छे से दोस्तों क्या करेंगे, इनको अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों बंदी जीवन। बंदी जीवन पुस्तक किसकी है, यह है दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों है बंदी जीवन। अब हम नेक्स्ट पुस्तक की बात करें दोस्तों, तो भारत की दूसरी स्वतंत्रता पुस्तक किसका है दोस्तों, यह है दोस्तों एम.जी. देवा सहायाम। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एम.जी. देवा सहायाम पुस्तक की नाम क्या है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों भारत की दूसरी स्वतंत्रता। तो आप दोस्तों इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अब हमारी जो अगली पुस्तक है दोस्तों वह क्या है, वह है दोस्तों दी अनटोल्ड स्टोरी। दी अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह है जनरल ब्रजमोहन कौल की। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जनरल ब्रजमोहन कौल की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों दी अनटोल्ड स्टोरी। इसी तरह हम दोस्तों अगली पुस्तक अगर देखें कि द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसका है दोस्तों, यह पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह है अरविंद घोष की। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरविंद घोष की पुस्तक का नाम बताएं, तो अरविंद घोष की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों है द लाइफ डिवाइन। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अब एक पुस्तक और है दोस्तों कि दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक किसकी है दोस्तों, यह पुस्तक दोस्तों किसकी है, वह है दोस्तों रफीक जकारिया की पुस्तक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि रफीक जकारिया की पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो अभी तक दोस्तों आपको यहां से लेकर यहां तक की जितनी भी पुस्तकें पढ़ाई गई हैं, आप इन सारी पुस्तकों को क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यह सारे के सारे दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी ये वाला पूरा सेक्शन दोस्तों जो हुआ, ये आपको अभी जो यहाँ तक की सारी पुस्तकें पढ़ाई गई हैं ये, और ये अब तक यहाँ तक की चीज़ें जितनी भी दोस्तों जितनी पुस्तकों के बारे में बताया गया है, आप सारे के सारे अच्छे से लर्न कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही दोस्तों एक क्वेश्चन है, अपने आप में ही दोस्तों यह एक सवाल है, और अपने आप में ही दोस्तों यह एक नंबर है। अब आप और देखेंगे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी गई हैं, 2 व्यक्तियों की पुस्तकें दी गई है, एक मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों, एक जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों। तो यह भी पुस्तक दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, तो हम इनको भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की, तो देखिए दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को क्या बोला जाता है, राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन तो अपने आप में यही दोस्तों हमारा क्लियर हो गया कि राष्ट्र कवि किसको बोला गया दोस्तों, तो मैथिली शरण गुप्त को भी दोस्तों क्या बोला गया है, राष्ट्र कवि बोला गया है। अब इनकी यहाँ दोस्तों 5 पुस्तकों के नाम दिया गया, उनको भी आप देख लीजिए। देखिए भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों भारत भारती पुस्तक किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है।
पंचवटी पुस्तक किसकी है दोस्तों? वह किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत पुस्तक किसकी है दोस्तों? वह किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा पुस्तक किसकी है दोस्तों? वह किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध पुस्तक किसकी है दोस्तों? वह किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। आप दोस्तों ये पांचों के पांचों ही नाम अच्छे से याद रखेंगे। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध, या पांचों के पांचों क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करने वाले दोस्तों यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी की दो पुस्तकों का नाम दिया गया है, आप इनको भी देख लीजिए। देखिए एक है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक है दोस्तों ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है, तो यह दोस्तों किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। या अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसकी है, तो यह भी दोस्तों किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। तो आप इन पुस्तकों, अभी जो आपको ऊपर पढ़ाया गया उन पुस्तकों को भी आप अच्छे से याद रखिए दोस्तों, और आपको जो यहाँ नीचे पुस्तक पढ़ाया गया है आप इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित लगभग फैक्ट है तो हम इनको भी पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि यह दोस्तों कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों हिस्ट्री में जो है आर्ट एंड कल्चर का भी पोर्शन होता है, और यहाँ पर जो कुछ दिया गया दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ जो कला और संस्कृति के अंतर्गत जो कुंभ मेले के बारे में दिया गया है यह भी लगभग कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इन पुस्तकों को भी अच्छे से याद रखेंगे, और अभी हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं दोस्तों कला और संस्कृति के अंतर्गत कुंभ मेला के बारे में, आप उसको भी अच्छे से याद रखेंगे। देखिए दोस्तों अब हम बात किसकी करने वाले हैं? हम बात करने वाले दोस्तों कुंभ मेला की। अब कुंभ मेला जो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत, कला और संस्कृति के अंतर्गत यह दोस्तों खंड आता है, और यह ऐसा खंड दोस्तों, या ऐसा टॉपिक से कुंभ मेला जिससे बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ना कि यह हिस्ट्री के अंतर्गत या सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के अंतर्गत दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, और आपको यहाँ दोस्तों इस कुंभ मेला के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई जा रही है। तो आप इसको भी देख लीजिए दोस्तों, कुंभ मेला क्यों इंपॉर्टेंट, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों, आपसे क्या याद रखेंगे कि कुंभ मेला कितने स्थानों पे लगता है दोस्तों? 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। तो अब हम उसको देखने वाले दोस्तों कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों कुंभ मेला कुल 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ पर लगता है दोस्तों? हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना दोस्तों? देखिए हम आपको जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं आप उसी क्रम में दोस्तों अगर आप याद रखेंगे ना तो आपसे कभी भी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों कुल 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। एक तो दोस्तों हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, एक कहाँ लगता है दोस्तों? प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, एक कहाँ पर लगता है दोस्तों? उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, और एक कहाँ लगता है दोस्तों? नासिक। यानी 4 स्थान हो गया। इसका मतलब दोस्तों इन 4 स्थानों के हम क्या करेंगे, या 4 राज्यों के अंतर्गत आते हैं। तो आपको अभी सबसे पहले यही याद रख, एक 4 आप यहाँ ऐसे याद रखेंगे कि 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, और 4 स्थान दोस्तों भारत के 4 राज्यों के अंतर्गत आते हैं। आप उसको भी देख लिए। देखिए हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में पड़ता है। प्रयागराज जानते हैं दोस्तों जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों प्रयागराज पुनः कर दिया गया है। तो यह प्रयागराज कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और नासिक कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों? देखिए एक कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में। हरिद्वार कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में। एक कुंभ मेला कहाँ लगता है दोस्तों? प्रयागराज में। प्रयागराज को दोस्तों इलाहाबाद भी बोला जाता है। या कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। एक कुंभ मेला कहाँ लगता है दोस्तों? उज्जैन में लगता है। उज्जैन कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और एक कुंभ मेला कहाँ लगता है दोस्तों? नासिक में लगता है। नासिक कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपने भी देखा दोस्तों कुल 4 स्थानों पर और 4 राज्यों में कुंभ मेला लगता है। और 4 राज्यों के अलावा दोस्तों 4 नदियों के बारे में भी आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना है कि दोस्तों यह कुंभ मेला दोस्तों कुल 4 नदियों के किनारे लगता है। उन 4 नदियों के बारे में भी अच्छे से देख लीजिए। देखिए हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है दोस्तों वह गंगा नदी के तट पर लगता है। प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है दोस्तों वह गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के नदी के संगम पर लगता है। उज्जैन में दोस्तों जो कुंभ मेला लगता है वह क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और नासिक में जो कुंभ मेला लगता है दोस्तों वह गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? देखिए हरिद्वार में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज में कुंभ मेला गंगा, यमुना और अदृश्य जो नदी अब दिखाई नहीं देती है सरस्वती, उसके दोस्तों संगम पर लगता है। और उज्जैन में कुंभ मेला दोस्तों लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर। और नासिक में कुंभ मेला लगता कहाँ है दोस्तों? वह गोदावरी नदी के तट पर। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों इस कुंभ मेला के बारे में?
तो देखिए कुंभ मेला कुल 4 स्थान पर लगता है और यह 4 स्थान दोस्तों भारत के 4 राज्यों के अंतर्गत आते हैं और कुल 4 अलग अलग 4 नदियों के जगहों पर लगता है। तो आप दोस्तों इसको ऐसे ही 4-4 के क्रम में अच्छे से याद रखेंगे। तो और हम देखते हैं दोस्तों, देखिए अब कुंभ मेला की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुंभ मेला को दोस्तों देखिए वैसे तो यह कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष चारों की चारों कुंभ मेला जो दोस्तों है प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है, लेकिन इसको दोस्तों कुंभ मेला बोला जो जाता है, कुंभ यह जो नाम आया हो प्रत्येक 12वें वर्ष पर दोस्तों यहाँ पर आयोजित होता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों प्रत्येक 12वें वर्ष पर। हरिद्वार में दोस्तों प्रत्येक 12वें वर्ष पर कुंभ मेला आयोजित होता है। प्रयागराज में भी दोस्तों प्रत्येक 12वें वर्ष पर मेन कुंभ मेला आयोजित होता है। और उत्तराखंड में भी दोस्तों प्रत्येक 12वें वर्ष पर मेन कुंभ मेला आयोजित होता है। और नासिक में भी दोस्तों प्रत्येक 12वें वर्ष पर मेन कुंभ मेला या पूर्ण कुंभ मेला दोस्तों आयोजित होता है। दोस्तों इन चारों ही स्थानों पर दोस्तों प्रत्येक 12वें वर्ष पर दोस्तों क्या होता है, कुंभ मेला आयोजित होता है। इसी प्रत्येक 12 वर्ष पर जो कुंभ मेला लगती है दोस्तों, इसी को पूर्ण कुंभ मेला या कुंभ मेला नाम दिया गया है। अब वैसे दोस्तों अर्ध कुंभ मेला जो होता है वह प्रत्येक छठे वर्ष पर लगता है। तो इन चारों स्थानों पर दोस्तों प्रत्येक छठे वर्ष पर क्या लगता है, वह अर्ध कुंभ मेला लगता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पूर्ण कुंभ मेला यानी जो ओरिजिनल कुंभ मेला है यानी पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक 12वें वर्ष पे इन चारों स्थानों पर लगता है, और जो अर्ध कुंभ मेला दोस्तों इन्हीं चारों स्थानों पर प्रत्येक छठे वर्ष पर लगता है, यानी हर 6-6 साल पर दोस्तों इन चारों स्थानों पर अर्ध कुंभ मेला लगता है। और वैसे इन स्थानों पर दोस्तों प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता रहता है। तो आप दोस्तों कुंभ मेला के बारे में आपको दोस्तों उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक वर्ष कुंभ मेला किस आधार पर लगता है, अर्ध कुंभ मेला किस आधार पर लगता है, पूर्ण कुंभ मेला या कुंभ मेला किस आधार पर लगता है। तो आपको यह सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब कुंभ मेला से संबंधित कुछ और 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिए। हुआ क्या, देखिए अब हम बात करें दोस्तों, देखिए क्या दिया है, 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद दोस्तों अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ मेला कहलाता है। या किसकी बात कर रहा है दोस्तों, कहा जाता है अभी आपने देखा प्रत्येक 12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला, प्रत्येक छठे वर्ष पर अर्ध कुंभ मेला, लेकिन अब एक होता है दोस्तों महाकुंभ मेला। या महाकुंभ मेला कब होता है दोस्तों, यह होता है 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाला जो मेला होता है दोस्तों, क्या होता है, वह होता है दोस्तों महाकुंभ मेला होता है। यानी इन स्थानों पर देखिए हर 12 साल पर दोस्तों एक कुंभ मेला अलग अलग स्थानों पे लगता है। और जब यह 12 बार लग जाए दोस्तों, 12 बार कितनी सालों में लगेगा, यह 144, क्योंकि 12 के गुणा अगर आप 12 से करेंगे दोस्तों तो वह आता है 144। यानी जब 144 बार हो जाएगा दोस्तों उसी को बोला जाता है पूर्ण महाकुंभ मेला। यानी एक व्यक्ति के लिए दोस्तों एक जीवन काल में तो यह पॉसिबल नहीं है कि वह पूर्ण महाकुंभ मेला को दोस्तों अच्छे से देख पाए, क्योंकि 144 वाला आज के समय में दोस्तों जिया ही नहीं जाता। आज के समय में आप देख रहे हैं 50-60 साल 70 साल 50 साल तक पहुँचते पहुँचते आदमी निपट जा रहा है। 60-70-80 साल तो दोस्तों जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं वो अब अक्सर पहुँच रहे हैं। जो शहरी एरिया के दोस्तों मैक्सिमम 50-60 साल के अंदर ही दोस्तों उनका काम खत्म हो जा रहा है। तो एक व्यक्ति के लिए दोस्तों महाकुंभ मेला देखना अपने एक जीवन काल में तो मुश्किल है दोस्तों, यानी पॉसिबल नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आइए कैसे देखिए उसके लिए नहीं पॉसिबल होगा कि वह 12 की 12 बार देखे। लेकिन अब क्या होता है, मान लीजिए वो ऐसे टाइम पे हुआ है कि यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए प्रयागराज में वह क्रम चला आया, 12 वर्ष पूरा हो गया तो वह उसको देख सकता है, लेकिन ऐसे इकलौता दोस्तों वह अकेले नहीं देख सकता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों महाकुंभ मेला कब होता है, 144वें वर्ष पर, यानी जिस भी स्थान पर दोस्तों 12 बार या पूर्ण कुंभ मेला आ जाए यानी 12 वर्ष के बाद, तो उसको दोस्तों बोल दिया जाएगा महाकुंभ मेला। अब देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कुछ फैक्ट है, उसको भी देख लीजिए। वह क्या है दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था दोस्तों, प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ और प्रत्येक वर्ष पर लगने वाले कुंभ का नाम बदलकर दोस्तों महाकुंभ कर दिया। तो देखिए वैसे तो चार अलग अलग राज्यों में लगता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में जो लगा था प्रयागराज में दोस्तों क्या हुआ था, कुंभ मेला लगा था 2019 में। तो वहाँ पर दोस्तों जो अर्ध कुंभ हुआ लगा था उस मेले में क्या किया दोस्तों, अर्ध कुंभ मेले का नाम बदलकर कुंभ मेला, और जो प्रत्येक 12 वर्ष में दोस्तों या कुंभ मेला होता उसका नाम बदलकर कर दिया गया दोस्तों महाकुंभ मेला। तो यह कैसे किया गया, देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया दोस्तों, 2019 में प्रयागराज में क्या कर दिया दोस्तों, जो अर्ध कुंभ मेला लगता था यानी छठे वर्ष पर जो मेला लगता था दोस्तों उसका नाम बदलकर कर दिया कुंभ मेला,
और जो 12 वर्ष पे कुंभ मेला यहाँ लगता है दोस्तों, पूर्ण कुंभ मेला, उसको क्या करके दिया गया दोस्तों, महाकुंभ मेला। तो यानी अर्ध कुंभ को कुंभ कर दिया गया और पूर्ण कुंभ को महाकुंभ किसने कर दिया दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने कब कर दिया, 2019 में कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह महाकुंभ मेला या पूर्ण कुंभ मेला या अर्ध कुंभ मेला के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन 4 कौन कौन से स्थानों पर लगता है, 4 कौन कौन से राज्य, 4 कौन कौन सी नदियां हैं। क्योंकि दोस्तों यह ऐसा टॉपिक से लगभग हर एक एग्जाम में इससे सवाल आते ही आते रहते हैं दोस्तों। तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से याद भी रखेंगे। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं कुंभ मेला से संबंधित, तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो उसका मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो आज दोस्तों यहीं तक चीजें आपको पढ़ाई जा रही। अगला जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों, हम वहां पर आपको दोस्तों 4 मठों के बारे में और कुछ जो परंपरागत पुरस्कार होते हैं उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। क्योंकि यह सब खंड दोस्तों मॉडर्न इंडिया या कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी समकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आते रहते हैं। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे बस एक छोटा सा निवेदन दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा, इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके भाई बहन में, आपके रिलेटिव में, जो भी कि दोस्तों किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उन तक क्या कर देंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों यह उनके लिए भी तैयारी के लिए मददगार होगा कि यहाँ दोस्तों उनको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और किस हिसाब से दोस्तों उनको चीज़ों को पढ़ना चाहिए। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों हम आपको अपना नैतिक दायित्व तो पूरा कर रहे हैं। आप सबको दोस्तों अपने हिसाब से आपको अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। तो आप सबका भी दोस्तों एक छोटा सा नैतिक दायित्व होता है कि आप सब वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि दोस्तों और भी लोगों दोस्तों इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलते चलते दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।